अब हमें स्वेट ग्लैंड की बात, एपिथेलियल फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द, तो यहाँ से उठा के ये इंटरस्टिशियम है स्वेट ग्लैंड्स का। अब इसमें ये ल्यूमन है। So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss a very new topic now, right? So before we move into the topic, I have a question for you all, right? So a child came to OPD with fever, with 3 recurrent episodes of respiratory infection. ठीक है, a baby came to you in the OPD with history of fever, recurrent chest infections means 3 recurrent. उसको continuously the patient is suffering from some kind of chest infection, right? With salty sweat taste and foul smelling stool, which is the most probable diagnosis. हम probability लगा सकते हैं. You have to tell me the most probable diagnosis. Yes, none other than the diagnosis. Most probable diagnosis is cystic fibrosis. ठीक है? Most probable diagnosis is cystic fibrosis. सिस्टिक फाइब्रोसिस सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है, उसको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो रही है, एंड ये क्लासिकल फीचर और क्या है, सॉल्टी स्वेट टेस्ट. व्हेन द मदर किसेस द बेबी तो बहुत सॉल्टी टेस्ट आता है. ठीक है, इट इज अ स्पेसिफिक क्लासिकल फीचर ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड आल्सो द फाउल स्मेलिंग स्टूल. ये भी क्या है, एक कॉमन फीचर है सिस्टिक फाइब्रोसिस का. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन ब्रीफ रिगार्डिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस. कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, what is the normal pathophysiology which is associated with this disorder, it will be all discussed here. Let's start. So what is cystic fibrosis? सबसे पहले cystic fibrosis के बारे में you must know that this is a autosomal recessive disorder. ठीक है, it is a autosomal recessive disorder which is affecting chromosome number 7. क्रोमोसोम कौन सा अफेक्टेड होता है इसमें, क्रोमोसोम नंबर 7. उसके बाद which gene, CFTR gene is affected. What does CFTR stands for? It stands for cystic fibrosis transmembrane regulatory gene. ठीक है, अब इसमें जब हम इसको स्टडी करते हैं, वी नीड टू नो फर्स्ट थिंग इज दैट ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम 7 को अफेक्ट करता है, विच इज बीइंग अफेक्टिंग द CFTR जीन. ठीक है, सो प्राइमरीली क्या होता है, हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं दे आर गोइंग टू एब्सॉर्ब सोडियम फ्रॉम द ल्यूमन. वो ल्यूमन से सोडियम को एब्सॉर्ब करते हैं और उसको इंटरस्टिशियम में लेके जाते हैं, ताकि क्या हो, जो सोडियम की क्वांटिटी है वो स्वेट में कम हो जाए. सो नॉर्मली द स्वेट ग्लैंड्स इज गोइंग टू एब्सॉर्ब सोडियम फ्रॉम द ल्यूमन. नॉर्मली क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब द सोडियम फ्रॉम द ल्यूमन. ये आपको लर्न करना है, दैट इट इज एब्सॉर्बिंग सोडियम फ्रॉम द ल्यूमन. तो अब हमें स्वेट ग्लैंड की बात करते हैं. इट इज अ नॉर्मल स्वेट ग्लैंड. अब इसमें ये ल्यूमन है, ये इंटरस्टिशियम है स्वेट ग्लैंड्स का. अब नॉर्मली क्या हो रहा है, स्वेट ग्लैंड्स दे आर गोइंग टू एब्सॉर्ब द सोडियम क्लोराइड from the lumen into the interstitium. इसको यहां से उठा के it will take it here. अब ultimately क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की concentration will be decreased in the sweat, अगर sweat glands normally function कर रहे हैं तो. ठीक है, normally what we have studied up till now is that normally the sweat glands are going to absorb sodium. ठीक है, normally sweat glands sodium को absorb करते हैं, उसको lumen से इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिक्रीजेस इनसाइड द स्वेट. ये तो हो गया नॉर्मली. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज एसोसिएटेड विद द सोडियम क्लोराइड एंड epithelial
channels and sometimes potassium as well. ठीक है, इन channels में problem होती है, तो ultimately क्या होता है, there is a decreased sodium transport. We are not saying that कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस में, बट कहीं ना कहीं उसका ल्यूमन में एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है. बट व्हाट हैपेंस इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्टीमेटली क्या होता है, जो ये सोडियम एब्जॉर्प्शन है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम ल्यूमन टू इंटरस्टिशियम, इट डिक्रीजेस. मतलब सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमन में ज्यादा है, मतलब मोर स्वेट विथ मोर सोडियम क्लोराइड, ठीक है. That is the reason the children who have cystic fibrosis have a very salty sweat, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या हो गया है, जो नॉर्मली हमारा स्वेट ग्लैंड एब्जॉर्ब कर रहा था सोडियम, वो एब्जॉर्ब तो हो रहा है, but this absorption decreases in cystic fibrosis, and when this absorption decreases, more sodium chloride will accumulate inside the lumen and thus will be secreted in greater quantities, ठीक है. This is the main thing you must remember. I hope it is clear. उसके बाद हमारे पास सेकंड कंसेप्ट आता है, हमारा जो GIT है, ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, दैट सोडियम अपटेक इज देयर फ्रॉम ल्यूमिनल फ्लूइड, ठीक है. सोडियम का अपटेक होता है फ्रॉम द ल्यूमिनल फ्लूइड, ये नॉर्मल है. बट व्हाट हैपेंस इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, बट in cystic fibrosis, this uptake of sodium and water, it increases, and जब ये increase हो जाता है, तो ultimately हमारी जो body के lumens हैं, उनमें fluid का stasis होने लग जाता है. Ultimately lumen क्या होता है, lumen is an empty cavity, चाहे वो हमारी alveoli की cavity हो, चाहे वो हमारे पेनक्रियास की कैविटी हो, चाहे वो हमारे गट की कैविटी हो. अल्टीमेटली सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो रहा है, सोडियम वाटर रिटेंशन हो रहा है इन द ल्यूमन, ठीक है. तो अल्टीमेटली हमारे जो एयरवेज हैं, विच इज एल्वियोलाई, उसमें क्या हो रहा है, एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, स्टैसिस हो रहा है, किसका, सिक्रीशन का, ठीक है. इन द एल्वियोलाई देयर इज अ स्टैसिस ऑफ सिक्रीशंस. पैनक्रियाज हमें पता है, पैनक्रियाज का एंडोक्रीन फंक्शन भी है, एक्सोक्रीन फंक्शन भी है. When we are talking about its destruction in the exocrine function, that means the child is likely to suffer from chronic pancreatitis. जो लाइपेस अमाइलेस है, सब कुछ एलिवेटेड मिलेंगे इन चिल्ड्रन के. उसके बाद एंडोक्रीन फंक्शन. It is always suggested that if a child has cystic fibrosis, the child must be screened for diabetes mellitus. The reason being, कहीं ना कहीं उसके पैनक्रियास का एक्सोक्रीन फंक्शन भी तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ड्यू टू द ल्यूमिनल फ्लूइड एक्यूमुलेशन. अल्टीमेटली स्कारिंग हो जाती है. यू मस्ट राइट दिस लाइन दैट ड्यू टू, you must write this line that due to increased sodium and water uptake from luminal fluid, there is stasis of secretion that ultimately leads to scarring of our pancreas, scarring and fibrosis of पैनक्रियास. इसीलिए पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस के एपिसोड्स आते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस से द पेशेंट इज लाइकली टू सफर. अब क्योंकि हमारे एयरवेज अफेक्ट हो गए हैं, तो पेशेंट को रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, कफ रहता है, बिकॉज देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ द थिक सिक्रीशन. बहुत ही थिक रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है. ऑल्सो देयर इज accumulation of thick secretions
in the airways, and child suffers from recurrent upper respiratory tract infections. This is really very important. ठीक है, उसके बाद ये कुछ key points हैं that mortality in cystic fibrosis is due to Burkholderia cepacia organism. Most common complication which is present in the children at birth is meconium ileus. ठीक है, उसके बाद medical management is Ivacaftor. Next, the last thing that you must know is a child who has cystic fibrosis is likely to suffer failure to thrive, is likely to suffer from failure to thrive, जिसको हम क्या बोलते हैं, FTT, which is seen in more than 75% of cases. Inability to gain weight, inability to grow as per the age is called as failure to thrive, which is seen in 75% of the cases of cystic fibrosis. I hope this video was informational for you. Do like this video, subscribe for more. Thank you.